प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं आज की जबरदस्त सेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी, केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, डीटीपीएसबी, आरआरबी, एसएससी। इन सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने ये पूरे के पूरे क्वेश्चन या पूरी की पूरी सीरीज कर ली तो मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूं कि आने वाली 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन रहेंगी, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले, उन सभी में ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर कम से कम 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पूरे सीरीज में से आपको देखने को मिलने वाले। और मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए 60% या 70% भी मिल जाते हैं तो हम कट ऑफ आराम से पार कर जाते हैं। ये बात को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2025 में अगर आपको शिक्षक बनना या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। उसके पहले मेरी ओर से आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी एनवीएस की पीजीटी की एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2019 में। चलो जी, इसका आंसर कर देंगे जी। रीना कुमार जी बोल रही कि सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और बाद में ही आंसर करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है? पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक कहां पे रह रहे हैं? पेड़ की जड़ों में रहने वाले कवक जहां वे आश्रय और पोषण साझा करते हैं, माने कि शेल्टर और न्यूट्रिशन क्या करते हैं वो भाई साहब पार्टनरशिप में रहते हैं, बराबर है। तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? उनको बोलते हैं हम सहजीवी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या कि पेड़ों के जड़ और जो फंगी माने की जो कवक साथ में रहते हैं, ये जो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माने कि सहजीव संबंधी जो है, इनको क्या बोला जाता है? कोई है क्या जी? कोई बता सकता है कि पेड़ों के जड़ और कवक के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सहजीव संबंध होता है भाई साहब, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है माइकोरिजिया। इसको बोला जाता है माइकोरिजिया बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है। और उसी तरह से अगर इंडिविजुअली पूछा जाए कि जो कवक होते हैं उनका पोषण विधि क्या होती है, उनका पोषण विधि क्या होती है, अगर ये पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर करोगे वो सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, मान के जिसे हम क्या बोलते हैं जी? ये मृत पेशी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत पोषी होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से पैरासिटिक कोई जीव है, कोई पौधा है क्या जो मुझे आप बता सको? परपोषियों की अगर मैं बात करता हूं तो परपोषी का मतलब क्या है जी? क्या होता है परपोषी का मतलब? ठीक है, चलो बताओ जी। हाँ बिल्कुल। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो कोई ऐसा पौधा बता सकते हो कि जो स्वयंपोषी ना होकर परपोषी है, पैरासिटिक प्लांट है, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है भाई साहब अमरबेल। उसका नाम क्या है? अमरबेल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसा पौधा है जो हमारे एनसीईआरटी में बार बार उसका मेंशन आपको मिलेगा और बहुत सारे एग्जामिनेशन में उसको पूछा गया है कि एक ऐसा पौधा जिसके अंदर क्लोरोफिल पे पिगमेंट नहीं मिलते। चलो इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं बात करता हूं परपोषियों की, मैं बात कर रहा हूं परपोषियों की। तो परपोषियों में बहुत सारे आते और जिसमें से हम देख रहे हैं पैरासिटिक प्लांट के बारे में। किसके बारे में? पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसे जीव, एक जिंदा जीव जो किसी किसी जिंदा जीव के ऊपर जो है वो निर्भर होता है, जिंदा जीव के ऊपर जो है निर्भर होता है और इससे पोषण को एब्जॉर्ब करके अपनी जिंदगी बिताता है, उसे बोला जाता है पैरासिटिक प्लांट। उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। और इसका उदाहरण जो मैंने आपको बताया उसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसका उदाहरण है आपका अमरबेल। उसका उदाहरण क्या है? अमरबेल। और इसकी खासियत ये होती है कि ये अमरबेल जो आपको उदाहरण यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता।
इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है और इसीलिए ये कैसे होते हैं जी, परपोषी होते, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। इसी के तहत एक और पौधा है जिसके बारे में हमें अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। उस पौधे का नाम क्या है जी, चलो वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसको बोला जाता है कीटक भक्षी पौधे। इनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है कीट भक्षी पौधे, उनको बोलते हैं कीट भक्षी पौधे। और इन कीट भक्षी पौधों के बारे में अगर बोलूं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। जिसका एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, उसका उदाहरण है पीचर प्लांट। इसका उदाहरण क्या है, पीचर प्लांट है। ये अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बराबर है। और इसकी विशेषता क्या है, ये कीटभक्षी पौधे जनरली उस जमीन पर उगते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो, जहां पर क्या हो जी, नाइट्रोजन की कमी हो। और इसीलिए इन कीटभक्षी पौधों में प्राकृतिक तरीके से उनको इस तरह से बनाया गया है कि जनरली ये क्या खाते हैं जी, कीट खाते हैं। क्या खाते हैं, कीट खाते हैं। ये कीट क्यों खाते हैं, क्योंकि ये उस जमीन पर उग रहे जहां पे उनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, और ये कीट खाकर ये आपकी नाइट्रोजन की पूर्तता करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्तता करते हैं, माने कि नाइट्रोजन उनसे वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमने पढ़े हैं, अगर किसी भी पौधे के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी पौधों के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इनके आपको NPK मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। और इसी नाइट्रोजन के प्राप्ति के लिए कीटभक्षी पौधे कीट खाते हैं। तो कीट खाकर क्या वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, क्या कीट खाकर वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ये भी तो सवाल बनता है ना। क्या उनको ऊर्जा मिलती है, क्या इनको ऊर्जा मिलती है जी, बिल्कुल भी नहीं, इनको ऊर्जा नहीं मिलती है, इनको ऊर्जा नहीं मिलती है। और इसीलिए कीटभक्षी पौधों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है। क्या इनके अंदर क्लोरोफिल होता है क्या जी, बिल्कुल इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इसीलिए इसी क्लोरोफिल के माध्यम से या इसके मदद से वो क्या बनाते हैं जी, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। और इसीलिए ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, इनको क्या बोला जाता है जी, सभी लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं फूड वेब की अगर बात करूं या फूड पिरामिड की अगर बात करूंगा, तो कीटभक्षी पौधे, इनको ये कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक माने जाते हैं, माने कि ये उत्पादक के संघ में आते हैं। ये कहां पर आते हैं, जो उत्पादक होते हैं उनमें आते हैं जी। आपको ध्यान में रखना है, उत्पादक के रूप में आते हैं और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। क्लियर है आज जी, क्लियर हो गया है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, DT+B PRT में पूछा गया क्वेश्चन, जस्ट अभी 2022 का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या करेंगे सभी लोग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, डिटेल जो आपको समझा रहा हूं अगर पसंद आ रहा है, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। और जो भाई साहब वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं सभी लोग, लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। द पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कहां पर होता है, माने कि बोला गया है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन कहां पर होगा जी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। इसका उत्तर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पर वही अगर आपको पूछा जाता है कि ये पायरुवेट कहां बनता है, तो कोई इसका उत्तर दे सकता है क्या, ये कहां बनता है, पायरुवेट कहां पर बनता है, जिसे हम पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं जी, पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ये बनता है आपके कोशिका द्रव्य में। कहां पे बनता है, कोशिका द्रव्य में बनता है, जिसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तहत ये कौन सी विधि के तहत बनता है, तो ये रहेगा उसका उत्तर क्या रहेगा जी, उसका उत्तर रहेगा आपका ग्लाइकोलिसिस। इसका उत्तर क्या रहेगा, ग्लाइकोलिसिस। माने कि यहां पर क्या होता है, जो 6 कार्बन वाला जो हमारा ग्लूकोज होता है, इसे तोड़ा जाता है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जब ये ग्लाइकोलिसिस होती है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। चलो कोई बता सकता है क्या जी, जब ग्लाइकोलिसिस किया जाता है
ये हमारी कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो क्या उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? जी नहीं, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग या उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और क्या ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई ऊर्जा निर्मित होती है? चलो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि ये जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है क्या इसके दौरान कोई ऊर्जा निर्मित होती है? मान की क्या कोई एटीपी बनते हैं? जी बिल्कुल बनती है, ये बनती है आपकी 2 एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं जी? 2 एटीपी बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये राइबोसोम का काम कौन सा होता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, और ये कोशिका द्रव्य को क्या बोला जाता है? सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री बोली जाती है। और ये कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइट फॉर केमिकल रिएक्शन। माने कि जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उसके लिए जो जगह हमारे कोशिका में है वो है हमारी कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं, अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जो ये चैप्टर जो है हमारे पेड क्लास में पढ़ रहे हैं भाई साहब। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। कल हमने जो है निडारिया ये टॉपिक कंप्लीट किया है, निडारिया और प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसे हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। बराबर है? चलिए बहुत लोगों ने सही उत्तर किया जी। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा हमारा चमगादड़। क्या रहेगा? हमारा मतलब हमारा ही है। मैंने हमारा क्यों बोला होगा, कोई बता सकता है? मैंने चमगादड़ को हमारा क्यों बोला है? हमारा इसलिए बोला है क्योंकि एनिमल किंगडम में अगर आप जाते हो और वहां पर जब हम कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? इनको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन वर्टिब्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? जिनके अंदर क्या होता है जी? स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। इन जानवरों को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स या स्पाइनल कॉर्ड वाले जानवर बोलते हैं। और इसी के तहत इसी ग्रुप के अंदर अगर हम पढ़ोगे तो वहां पर एक स्तनधारी नाम का ग्रुप जो है आपको पढ़ना है। स्तनधारी, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। और इसी मैमल्स में उसका उदाहरण है आपका चमगादड़। क्या है? चमगादड़। और हमने ये पढ़े हैं कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जितने भी वार्म ब्लडेड माने कि गर्म खून वाले जानवर होते हैं, वो जनरली कौन से होते हैं? बीएमडब्ल्यू। सभी को याद है? बीएमडब्ल्यू सभी को याद है क्या? ब्लड, बी फॉर बर्ड, एम फॉर मैमल, और डब्ल्यू फॉर वर्म माने कि गरम, बी फॉर बर्ड, बी फॉर बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है? जितने भी पक्षी है भाषा, जितने भी पंछी है वो सभी के सभी इसी ग्रुप में आ जाएंगे, वार्म ब्लडेड रहेंगे। और जितने भी भाई साहब मैमल हम देखेंगे, जितने भी मैमल्स माने कि जितने भी स्तनधारी हम देखेंगे, वो सभी के सभी कैसे रहेंगे जी? गर्म खून वाले ही रहेंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो एक बात सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ये जो कछुआ आपको नजर आ रहा है ये कौन से ग्रुप में आता है? चलो एक एक करके सभी के बारे में जो है फाइलम उनका हम देख लेते हैं। ये सभी के सभी वर्टिब्रेट से, माने कि कैसे है जी? सभी के सभी कॉर्डेट से, सभी के अंदर रीढ़ की हड्डी है। बराबर है? तो एक बात मुझे बताएंगे, ये कछुआ कौन से ग्रुप में आता है? अक्सर इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, अक्सर इसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि ये कछुआ एक्चुअली आता कौन से ग्रुप में है भाई साहब। तो इसका उत्तर क्या रहेगा जी? इसका उत्तर रहेगा ये होता है आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लड वाला होता है। और साथ में ये उभयचरों में नहीं आता है, ये आता है आपके सरीसृपों में गिना जाता है, सरीसृपों में गिना जाता है। और इसीलिए कछुओं को इट इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन ऐसा बोला जाता है। इट इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन ऐसा बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? माने कि ये सच्चा उभयचर नहीं है, सच्चा उभयचर नहीं है ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? अभी को समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं जी। कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस रेप्टाइल, जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। समुद्री एनिमोन्स निम्न का उदाहरण है। जिन लोगों ने मेरा पेड क्लास किया है
उस फिगर को देखकर ही बता देंगे कि भाई साहब इस सी एनीमोन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। चलो बताओ, यहाँ पे कोई पेड वाला बच्चा है क्या जो पेड वाला क्लास पढ़ रहा है भाई साहब? ये अगर होगा तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। कल ही हमने इसके बारे में पढ़े हैं, कल ही हमने इसके बारे में पढ़े, अगर आपको याद आ रहा है। चलिए आर्यन जी आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं समुद्री एनिमोन्स के बारे में अगर पूछता हूं, ये किसका उदाहरण है? इस तरह का उदाहरण मैंने आपको कल बताया था। कोई बता सकता है क्या जी? कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही है, ठीक है। चलो आपको सभी को जो है एक्चुअल में खर्च सच में कोई कोई लोगों ने सही उत्तर किया है जिन्होंने पेड क्लास की है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या है। देखो कुछ इस तरह से वो नजर आता है, और हमने ये वाला ग्रुप पढ़े, अगर आपको याद आ रहा है कल ही पढ़े हैं भाई साहब। ये हमारा पेड क्लास वाला कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अपना कंटेंट होता है भाई साहब पेड क्लास का, जो एकदम जबरदस्त और प्रीमियम के भी लेवल का होता है। ये ग्रुप का नाम पढ़े, इसको ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसको सिलेंटराटा या निडारिया बोला जाता है। सिलेंटराटा या निडारिया बोला जाता है, और इसी में मैंने आपको इस जीव को दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। यहां पर नाम भी आपको याद आ रहा होगा, ये देखिए ये है सी एनीमोन, दिखाई दे रहा है सी एनीमोन, क्लियर है? तो ये वो जानवर है, बराबर है। तो ऑब्वियस है इस ग्रुप का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सिलेंटराटा। सिलेंटराटा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, निडारिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी? निडारिया बोला जाता है, क्लियर है। और इनकी खासियत ये होती है कि भाई साहब इनका नाम ही इस तरह से लिखा है, सिलेंटराटा या निडारिया का मतलब होता है एक निडोप्लास्ट नाम की कोशिका इनके शरीर के अंदर होती है। निडोप्लास्ट क्या होती है? आपने अक्सर जेलीफिश को जो है समंदर के अंदर तैरते हुए देखा होगा, एक कपास का बुलबुला जो भाई साहब इस तरह से आकर जो है हमारे पानी के अंदर उड़ते रहता है, पर उसके नीचे अगर आपने देखोगे तो उनके अंदर या उनके अंदर जो ऐसे रेशे रेशे होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे रेशे रेशे होते हैं, बराबर है। ये पूरे के पूरे रेशे कोई आम रेशे नहीं है, ये नागिन के बाल है। किसके बाल है? नागिन के बाल है। और इसे अगर आपने टच कर लिया तो समझ लेना आपको लकवा मार जाएगा। क्या मार जाएगा? लकवा मार जाएगा, क्योंकि ये जो धागे, ये जो नागिन के बाल आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर होता है आपका ये नीडोब्लास्ट। क्या होता है? नीडोब्लास्ट एक प्रकार का बम है भाई साहब। ये जैसे ही आप इसे टच करोगे ना, तो भाई साहब यहां से ये जो नीडल आपको नजर आ रही है ना, ये आपके शरीर के अंदर फंस जाएगी। और ये जो आपका लाल लाल नजर आ रहा है ना, ये कोई लाल लाल आइसक्रीम नहीं है भाई साहब, ये एक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये न्यूरोटॉक्सिक एक होता है, पॉइजन होता है। वो जैसे ही आपके शरीर में जाएगा, ब्लड में जाएगा, हार्ट में जाएगा, और जैसे ही वो आपके किसी शरीर में जाकर सीधे आपके न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, और भाई साहब आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस मार जाएगा। और इसीलिए, और इसी कोशिका के ये जो विशेषता है ना, इसी के वजह से उनको निडारिया भी बोला जाता है, सिलेंटराटा। ओके, समझ में आ गया है जी? क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से मुझे कोई बता सकता है क्या जी? चलो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है, ठीक है, एक्चुअली वो हमारा पेड क्लास में होने का है, पर आज मैं उस टॉपिक को लेने वाला हूं। अगर मैं आपको पूछता हूं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जिसे हम केचुआ बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। ये केचुआ कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कोई बता सकता है इसमें से? ये समंदर में रहता है सर, बिल्कुल छोटी जी, ये समंदर में रहता है जी। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं बात कर रहा हूं केचुओं की, मान की अर्थवॉर्म की बात करता हूं, तो ये बिलोंग करता है आपका एनालिडा ग्रुप से। किससे बात करता है? एनालिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता हूं, मुझे बताएंगे ये चारों में से धरती पर पहली बार आने वाले कौन है जो बहुत ही ज्यादा पुराने माने जाते हैं? मान के ऐसे मान लो कि आपके दादाजी के परदाजी, परदादाजी उसके भी परदादाजी, ऐसे हजारों लाखों परदादाजी जब आए होंगे, उस टाइम पे उनका जन्म हुआ। ये सबसे पुराने जीव माने जाते हैं। तो उनका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब पोरीफेरा। उनका नाम क्या है? पोरीफेरा। क्योंकि ये जीव अभी भी उसी कंडीशन में है जैसे भाई साहब उनका जन्म हुआ होगा शायद, क्योंकि इनके अंदर जो है कोशिका स्तर का
जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, माने कि सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। और ये ना ही हल डुल सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वैसे ही लगते हैं, स्पंज, उनको स्पॉन्ज बोला जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते। इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। अगर यहाँ पे कोई पेड क्लास से आया है स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के जो टॉपिक लेने वाला हूं पेड क्लास में, बहुत ही फनी रहेंगे भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज का पेड क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है आज, ठीक है। चलो ये पूरा का पूरा है। और उसी तरह से समंदर में पाए जाने वाली ये चीज, इनको क्या बोला जाता है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समंदर में पाए जाने वाली ये चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है मूंगा पहाड़ बोली जाते हैं, मूंगा, है ना। मूंगा चट्टाने बोली जाती है, मूंगा चट्टाने बोली जाती है। ये चट्टाने, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसे कौन सा देश है जहां पर मूंगा चट्टाने सर्वाधिक पाई जाती है? चलो सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। और ये मूंगा चट्टाने जो है ना, ये भी निडारिया ग्रुप से बिलोंग करता है, सिलेंटरा नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये अपनी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस पूरी चट्टान की बात करूंगा ना, तो हो सकता है कि ये पप्पा होंगे, ये उनकी मम्मी होंगी, ये उनकी दादी होंगी, ये उनके दादाजी, मामा जी, काका जी, सभी के सभी, पूरी की पूरी खानदान जो है भाई साहब, एक ही चट्टान के ऊपर होती है, बराबर है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया जी, यहां पर बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इसका उत्तर रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो समुद्र के किनारे है भाई साहब, उसका एक नाम है। चलो अगर ये आप सभी के लिए होमवर्क दे देता हूं, उस समुद्र के किनारे का नाम क्या है जहां पर सबसे ज्यादा मूंगा चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया अंजलि जी, ग्रेट बैरियर रीफ, ये उसका नाम है। बहुत बढ़िया, अब सभी के आंसर आ रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ उसका उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? अच्छे से पढ़ेंगे। कंजंक्शन, अब क्या बोला है इन्होंने? अगर बिना हाथ धोए अगर कोई सब्जियां खा रहे हो, जैसे कि बंद गोभी हो गई, है ना, बंद गोभी हो गई। कितने लोगों को बंद गोभी पसंद है? कितने लोगों को बंद गोभी पसंद है? भाई साहब हमारे टीम में सचिन सर है, उनको गोभी बड़ी पसंद है। उनको अगर 24 घंटे भी गोभी दोगे ना भाई साहब, सुबह दोपहर शाम या महीना भर भी दोगे ना भाई साहब, वो खा लेंगे, इतनी ज्यादा गोभी पसंद है। सचिन सर थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखो मैं क्या बताने वाला हूं। अगर आप बिना हाथ धोए अगर बंद गोभी खा रहे हो, तो भाई साहब क्या हो रहा बताओ? परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। माने कि अगर, सचिन सर सुन रहे हो, अगर गलती से आपने बंद गोभी खा ली, वो भी बिना हाथ धोए, ठीक है, जैसे कि अक्सर आप खाते होंगे शायद, तो इसके वजह से आपका मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन जो है भाई साहब, वो प्रभावित हो सकता है। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से स्पेशल आप ही के लिए लगाया है क्वेश्चन। अगर आप देख रहे हो, फेस सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सर उनको भी बता दीजिएगा, मैं उनको एक संदेशा दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बाकी लोग भी ध्यान देंगे जी। बहुत बढ़िया। तो एक कृमि होता है जिसका नाम है पिता कृमि, या इसे हम बोलते हैं टैपवॉर्म। क्या बोलते हैं? टैपवॉर्म उसके अंदर होता है। और ये जो है उस बंद गोभी के अंदर जो है उनके अंडे होते हैं। क्या होते हैं? अंडे होते हैं। और बिना अच्छे से पकाए, जनरली मैं अक्सर देखता हूं कि भाई साहब चाइनीज कितने लोगों को पसंद है? चाइनीज कितने लोगों को पसंद है? चाइनीज, देखो अभी चाइनीज का मतलब मैं चाइना में रहने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। चाइना में रहने वाले लोगों के बारे में, चाइनीज का मतलब वो खाने वाला पदार्थ होता है जिसे चाइनीज बोलते हैं। मैं उसके बाद, जैसे कि बहुत सारे नूडल्स वूडल्स हो गए ना, उनके बारे में मत करो। वहां पे अक्सर मैं देखता हूं कि वहां पे कटा हुआ जो ये बंद गोभी के पत्ते जो है वो दिए जाते हैं। वो धोते हैं नहीं धोते हैं वो अलग बात है, पर लोग जो है भाई साहब बड़े चाव से खाते हैं। बंद गोभी के पत्ते सलाद समझकर खाते, बढ़िया कचप वेचप डालकर भाई साहब खाते हैं। तो याद रखेगा, जो भी खाता है ना, ये सभी उनके लिए है। अगर मान लो कभी हाथ, तो ठीक है हाथ ना धो भी लिए, पर कच्चा भी खा लोगे तो उसकी वजह से आपके दिमाग जो है काम करना बंद कर सकता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो होता कैसा है। चलो आ जाओ भाई साहब, ये देख पा रहे हो?
सचिन सर देख लो, ये है वो, ठीक है। ये इस तरह का कृमि होता है। ये ना बल्कि आपके मस्तिष्क के ऊपर असर करता है, बल्कि ऐसे बोला जाता है कि अगर पेट में रह जाए तो कुछ ही दिनों पहले जो है एक न्यूज आई थी जहां पर एक इंसान ने उसका ऑपरेशन किया गया और उसके पेट में से लगभग ये कृमि निकाला गया। ये कृमि की लंबाई पता है आपको कितनी थी? वो लगभग 5.5 फीट थी। कितनी थी? 5.5 फीट लंबा ये कृमि उसके पेट से निकाला गया। तो ऐसा होता है। और ये पूरे के पूरे कृमि जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथेस से। किसे बिलोंग करते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस नाम का एक फाइलम है हमारा एनिमल किंगडम का, उसके अंदर ये आते हैं। इनको फ्लैट वॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। और ये कैसे होते हैं जी? इनका पोषण विधि अगर पूछा जाए तो ये होते हैं आपके एंडोपैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोपैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या है? किसी के अगर बालों में अगर जू होगी तो वो पैरासिटिक है। वो क्या है? पैरासिटिक है। पर एंडोपैरासिटिक का मतलब होता है कि ये आपके शरीर में रहेंगे, आप जो खा रहे हो वो खाएंगे, और भाई साहब वहीं पे 2 नंबर 1 नंबर जो भी करना है वो कर लेंगे। और इसके वजह से जब इंफेक्शन हो जाता है तब जाकर बेटा बोलता है कि मम्मी पापा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और जो दर्द होता है वो इतना असह्य होता है कि भाई साहब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। क्लियर हो गया अभी को? और साथ में ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। माने कि कैसे होते हैं जी? आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। और जो मैंने बोला ना कि 2 नंबर 1 नंबर कर लेते हैं, तो 2 नंबर 1 नंबर जो उनका होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कोशिका है उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कोशिका का नाम क्या है? वो है भाई साहब, उनको बोला जाता है फ्लेम सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लेम सेल बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लेम का मतलब क्या होता है? ज्वाला कोशिका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं जी? ज्वाला कोशिका बोली जाती है। और ये ज्वाला कोशिका याद कैसे रखोगे? ये फ्लैट वर्म जब पेट में जले जाते हैं तो भाई साहब पेट में आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से हमें दर्द होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, बराबर है। और उसी तरह से ये इतने शातिर होते हैं। अभी क्या बताओ, जैसे कि मान लो जो आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे? भाई साहब डंडे से मारोगे, बोलोगे चाकू से काट दूंगा। अगर आपने इसे चाकू से काट दिया ना, ये इतने शातिर है। और प्रकृति ने इनको इस तरह से बनाया है कि इनके जितने टुकड़े करोगे ना भाई साहब, हर टुकड़े से वो जिंदा हो जाएगा। हर टुकड़े से वो जिंदा हो जाएगा और हर वो टुकड़ा एक नया जीव पैदा करेगा, और इसी तरह से वो अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया है जी? क्लियर हो गया है? ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। और इनके अंदर रीजनरेशन की कमाल की ताकत है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। रीजनरेशन की बात क्या होती है? रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। मान लीजिए किसी का हाथ कट गया तो भाई साहब दूसरे दिन ही उसका हाथ आ जाएगा। मान लीजिए किसी की गर्दन कट गई तो गर्दन से एक शरीर, और शरीर जिसका गर्दन उड़ गया उसकी गर्दन आ जाएगी। इस तरह की पावर जो है इनके अंदर होती है। हो सकता है जब एवेंजर खत्म हो जाएगा ना तो भाई साहब इसके नाम का भी एक मैन आ जाएगा। जैसे स्पाइडर मैन है, एंट मैन है, और बताने कौन कौन से मैन है, उसी तरह का एक प्लानेरिया मैन आ जाएगा। ये प्लानेरिया उसी का एक उदाहरण है। प्लानेरिया कुछ भी कैसे भी काट लो भाई साहब फिर से जिंदा हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। लग रहा है ना कोई मुई बता रहा हूं भाई साहब, ये हमारा पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इसलिए बोलता हूं 60% का ऑफर चालू है। 60% का ऑफर शुरू है। अगर आपको विज्ञान कठिन लगना है ना, अगर आपको विज्ञान समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर एक बार ज्वाइन कर लो, एक बार ज्वाइन कर लो, दोबारा कभी विज्ञान आपको कठिन नहीं, इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना आसान लगने लगेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। समझ नहीं पाओगे मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, 60% का ऑफर चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो है आपको 10,000 प्लस पीवाईक्यू का सेट जो है वो भी बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम प्राइस में इसके साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। बताओ HCl प्लस NaOH अभिक्रिया, HCl प्लस NaOH माने कि HCl क्या है? ये एक प्रकार का एसिड है, ये एक प्रकार का एसिड है। और NaH क्या है जी? एक प्रकार का बेस है, माने कि एक प्रकार का क्षार है। जब कभी भी कोई अम्ल या कोई भी क्षार जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो भाई साहब वहां पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है आपका नमक बनता है, और साथ में क्या बनता है जी? आपका पानी बनता है। तो यहाँ पे नमक कौन सा बनेगा? चलो बताओ,
HCl प्लस NaOH क्या होगा, H कंबाइन हो जाएगा आपके OH के साथ, है ना, और ये जो है भाई साहब ये अलग बन जाएगा NaCl, मतलब आपका क्या बन जाएगा जी, H2O तो आपको मिल गया, यहाँ पे नमक जो बनेगा उसका नाम रहेगा NaCl, इसे हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं या खाने के नमक के नाम से जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसी तरह से मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जब कभी भी किसी एसिड को, जब कभी भी आप किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, माने कि उसे बोलते हैं उदासीनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्लियर हो गया है जी। और मैं अगर आपको पूछूं कि HCl प्लस NaOH यहां पे कौन से प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोले दोहरी विस्थापन प्रक्रिया बोली जाती है। क्लियर हो गया जी। हाँ जी, अथर जी पूछा है क्वेश्चन, एनवीएस पीजीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। और ये कुछ है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, जैसे NaOH और HCl का अभी ले लिए, और उसी तरह से NaOH और H2SO4 को जब भी रिएक्ट करवाते हैं वहां पे आपको सोडियम सल्फेट और H2 मिलता है, ये भी एक प्रकार का क्षार है, ये भी क्या एक प्रकार का क्षार नहीं बोलूंगा, ये भी एक प्रकार का नमक है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मुख्य कार्य कौन सा होता है, बाह्यस्रावी जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं जी, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बराबर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य कौन सा है, टू प्रोड्यूस स्वेट, टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, टू प्रोड्यूस द ग्रोथ फैक्टर। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस भी देखिए कितने कमाल के दिए हैं, है ना जी, बिल्कुल सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल सही बात बोली आपने, इसका उत्तर क्या रहेगा, कहा गया टू प्रोड्यूस द स्वीट, और उस ग्रंथि का नाम क्या है, उसे बोला जाता है स्वीट ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है आपका, क्लियर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपकी स्वीट ग्लैंड, जहां से ये जो आपको नजर आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, और जिसके द्वारा जो है ये स्वीट ग्लैंड जो है, इनके अंदर की जो गर्मी है वो निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसका इवेपोरेशन कर जो है स्किन से बाहर निकालती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके DSSB LDC में पूछा गया है, DSSB LDC में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी, जोड़ियां लगानी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिया गया है और यहाँ पे आपके परिवर्तन दिया गया है, ठीक है। तो बाष्पन का मतलब क्या, जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है जी, आप सभी को पता है, जिसमें द्रव किसमें, भाप में परिवर्तित हो जाता है, मान कि द्रव का रूपांतर किसमें होता है, गैस में होता है, बराबर है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, तो सीधी सीधी बात पे बाष्पन का सीधा सीधा आपके सामने दिया गया है, द्रव का रूपांतर किसमें हो रहा है, गैस में हो रहा है। अगर हम ऊर्ध्वपातन मान कि सब्लिमेशन की अगर मैं बात करता हूं, सब्लिमेशन का क्या होता है जी, सीधा जो ठोस चीज होती है वो सीधे परिवर्तित होती है आपकी गैस के रूप में, मान कि वायु के रूप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन आ जाएगा, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, बराबर है। हिमीकरण मान कि सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें होता है बस सब लिक्विड आपका ठोस में परिवर्तित। तो ऑप्शन वैसे भी यहाँ पे आपको मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, द्रवों का ठोस होना, और मेल्टिंग का मतलब क्या होता है जी, द्रव का ठोस का द्रव होना, ठीक है, ये आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2019, यूपीपीसीएस 2019, और आपको बता दो यूपीपीसीएस के लिए जस्ट आज ही एक नोटिफिकेशन आया है, जहां पर
कल से ही जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो उसी एग्जामिनेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे। और देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया, क्या पूछा है कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, इसमें हर चीज होती है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी होती है, वो किसकी होती है? चलो बताओ जी, क्या बात है। मैक्सिमम लोग जो है सही उत्तर कर रहे हैं, इसका आंसर रहेगा आपका आयरन माने की लोहा। आयरन माने की लोहा, ठीक है। इसका एक कारण भी है, एक्चुअली इसका एक कारण भी ऐसा है कि डिलीवरी के टाइम पे मां के शरीर से इतना ज्यादा खून बह जाता है कि मां को खुद को ही आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। अगर मान लीजिए वो आयरन की मात्रा उनके शरीर में बहुत कम होगी तो उनको एनीमिया हो सकता है, और उसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन या जो दूध बनता है वो बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से शिशु को हानि पहुंच सकती है। और इसीलिए जो है मां के दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब चीजें ज्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्लियर है जी? क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन पूछता हुआ आपको सब लोग मुझे बताएंगे, अगर अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं, अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं, तो महिलाओं के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके नाम क्या है? चलो बताएंगे, सबसे पहला और दूसरा। और उसी तरह से जो दूध बनता है, जो दूध बनता है शरीर में, वो दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जी? चलो इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया जी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से ये जो यहां पे दूध बनता है, दूध बनाने का काम कौन करता है? दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? मैंने बोला दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, बहुत बढ़िया। ये है आपका प्रोलैक्टिन होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज की जाती है। और उसी तरह से ये दूध सिक्रेशन वाला, दूध का स्त्राव करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो दोनों भी चीजें जो है अलग अलग है। दूध बनाना अलग बात हो गई, और स्तनों से दूध का स्त्राव करना यह अलग बात हो गई। मैं अगर दूध के स्त्राव की बात करता हूं तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। इसका आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज ए बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन? माने कि ऐसी ग्रंथि जो बाह्यस्रावी और अंतस्रावी दोनों का काम करते हैं। माने कि आपको पूछा गया है मिक्स ग्लैंड के बारे में। मिक्स ग्लैंड, या इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? इसे ही बोलते हैं हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, माने कि इसे बोलते हैं हम मिश्र ग्रंथि भी बोलते हैं। मिश्र ग्रंथि के नाम से पूछा जाता है, तो सभी लोग मुझे इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका पैंक्रियाज। और उसी तरह से पैंक्रियाज के अलावा एक और ऑर्गन है, वो है हमारा लीवर। माने कि हमारा जो यकृत होता है भाई साहब, ये भी क्या है? एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है। क्या है? मिक्स ग्लैंड है। अगर मैं पैंक्रियाज की बात कर रहा हूं, देखिए सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, मैं अगर पैंक्रियाज की बात कर रहा हूं, ये रही हमारी पैंक्रियाज, इसे बोलते हैं हम अग्नाशय। ये दोनों प्रकार के काम कर, इसका मतलब क्या है जी? ये काम कर रहे आपके अंतस्त्रावी ग्रंथि का, और इसी तरह से ये काम करते हैं आपके बाह्यस्त्रावी ग्रंथि का। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि का, अगर मैं अंतस्त्रावी ग्रंथियों की काम बात करूंगा, तो यहां पे जो जनरली जो हार्मोन्स रिलीज होती है, जो हार्मोन्स बनाया जाता है हमारे अग्नाशय के अंदर, जो केवल उसका 1% होता है उसके वर्किंग का, ठीक है। और उसी तरह से बाह्यस्रावी का अगर मैं बात करूंगा, तो मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं, मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे अग्नाशय द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि उसका लगभग 99% होता है काम। तो यहां पर उनको कामों को हमने डिवाइड कर दिया। मान कि ये जो हमारी अग्नाशय होते हैं वो 1% केवल अंतस्त्रावी का काम करती है, और 99% लगभग बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम करते हैं। मैं अगर अंतस्त्रावी का काम बोलूंगा, तो यहाँ पे एक एक सेल का, कोशिका का एक झुंड होता है, इसे बोला जाता है आइसलेट ऑफ लंगरहैन। इसे बोला जाता है आइसलेट ऑफ लंगरहैन बोला जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती है भाई साहब, ये अंतस्त्रावी ग्रंथियों का काम करते हैं। और इनके अंदर जो है आपकी अल्फा सेल, इनके अंदर बीटा सेल, और जनरली जो आपकी डेल्टा सेल है, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। अल्फा सेल जो होती है वो हमारा ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज करती है।
बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और डेल्टा सेल जो होती है वो सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि यहाँ पे जो मैंने बीटा कोशिका की बात की, ये बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है एक हार्मोन जिसके बारे में हम सभी को जानते हैं भाई साहब, इंसुलिन। उसका नाम क्या है? इंसुलिन। जो आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना भाई साहब, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, भारत के लगभग 70 से 80% लोगों को पता है कि शुगर किसके वजह से होता है। पता है कि नहीं पता है? लगभग 70 से बिल्कुल 60 से 70% लोगों को पता है कि शुगर या डायबिटीज किसके वजह से होता है। तो वो बोलेगी भाई साहब इंसुलिन के वजह से होता है। तो उनको शायद ये लगता होगा कि उनके शरीर के अंदर इंसुलिन नाम की बीमारी हो गई, या उनको ये लगता होगा कि उनके अंदर शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ गया, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो आपको शुगर हो जाएगा। बराबर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? भाई साहब लाइक कर देंगे सभी लोग एक साथ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग लाइक भी कर देंगे। बहुत बढ़िया जी, 350 के आसपास लाइक हो चुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉल्ड एज थायरोक्सिन, जिसे हम T3 हार्मोन भी बोलते हैं। बराबर है? तो ऑब्वियसली थायरोक्सिन नाम का काम कौन सा होता है? चलो बताओ थायरोक्सिन का काम कौन सा होता है? बहुत बढ़िया जी, मैक्सिमम लोग जो है एक तो डी बोल रहे हैं, एक तो सी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो माता पिता है ना, जिनको पता है कि भाई साहब प्रेगनेंसी के दौरान जो है डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थायराइड थायराइड की टेस्ट करवा लो। भाई साहब क्या बोलते हैं? थायराइड की टेस्ट करवा लो। तो शायद इसीलिए जो है कुछ लोग जो है मेंटेन द प्रेगनेंसी ये आंसर दे रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, मुझे पता है कि जब कभी भी प्रेगनेंसी अचीव की जाती है तो भाई साहब वहां पे डॉक्टर बोलता है कि क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट तो किए, ठीक है, पर क्या आपने थायराइड टेस्ट किए, क्या आपने HIV टेस्ट किए? ये 4-5 टेस्ट जो होते हैं भाई साहब वो अक्सर पूछते हैं। क्या आपको डायबिटीज है, क्या आपको शुगर है, इस तरह से। ठीक है, तो वहां से भी एक टेस्ट होती है आपकी थायराइड टेस्ट। थायरोक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा। बराबर है? और ये हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है भाई साहब इसे कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट माने कि चयापचय। अब बोलो कि सर ये डाइजेशन में मदद करता है क्या? जी नहीं, मैं डाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपको आज बीपीएससी में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, अगर आपको याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है, जो सेलुलर डाइजेशन होता है, सेलुलर डाइजेशन होता है, सेलुलर डाइजेशन माने कि जिसे बोलेंगे हम कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन जिसे बोला जाता है, ये कहां पर होता है? कोई बता सकता है? ये कहां पर होता है? कोई बता सकता है क्या? जिसकी मैंने बोला कि मैं अगर खाना खा रहा हूं तो उसका पाचन कहां पर होगा? आप बोलोगे सर पेट में होता है। कहां पे होता है? पेट में होता है। पर वही अगर मैं सेल के बारे में या किसी कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसके बारे में अगर बात करूंगा तो इसका उत्तर आप क्या करोगे? इसका उत्तर आपको करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माने कि सेलुलर पाचन का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा उत्पादन करना, ये उसका सही मतलब है। बराबर है? ऊर्जा उत्पादन करना उसका सही मतलब है। और इसी ऊर्जा उत्पादन में मदद करने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन, और उसे हम कहते हैं T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये हम इस मेटाबॉलिज्म रेट की बात करते हैं। क्लियर है? आगे क्लियर हो गया है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप सभी को पता है, ये आप देख पा रहे हो कि हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है भाई साहब ये बहुत ही काम की होती है। और इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे अगर आप देखोगे ये बटरफ्लाई ग्रंथि जो आपको नजर आ रही है इस तरह से, इसके पीछे में भी एक ग्रंथियां होती है जो 2 पेयर्स में होती है, माने कि ये 4 नंबर से होती है। इनका नाम कोई बता सकता है क्या जी? इनका नाम बता सकते हैं जी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि हमारे शरीर की। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पैराथायराइड
पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्रंथि, बराबर है, पैराथायरॉइड ग्रंथि, जी बिल्कुल ठीक है। और ये ग्रंथि क्या करती है, ये भाई साहब आपका, ठीक है, कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन जो यहां से निकल रहा है ना भाई साहब, ये कैल्शियम की मात्रा जो होती है हमारे अंदर, कैल्शियम की मात्रा जो होती है, इसे रेगुलेट करने का काम करती है। क्या करती है, इसे रेगुलेट करने का काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 12 क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पे पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन जो है भाई साहब आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। जी बिल्कुल अथर जी, आपने सही बोला कि और जिस टाइम पे आपके शरीर में ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन की थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे हम गॉइटर या घेंगा बोलते हैं। सही बात, चलो इसका आंसर कर देंगे। मानव शरीर में मूत्र प्रवाह के मार्ग में जो अंग आते हैं उसका सही अनुक्रम लगाना है, माने कि हमें उसमें सिक्वेंशियली लगाना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले क्या आएगी जी, सबसे पहले आएंगी हमारी किडनी आएगी। क्या आएगी, किडनी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आंसर कर दो। किडनी के बाद क्या आएगा, किडनी के बाद आपके यूरेटर आ जाएंगे, माने कि यूरिनरी ब्लैडर बोल जाए, ये कैंसिल हो गया। यूरेटर आएगा माने कि मूत्र नली आएगी, और मूत्र नली के बाद क्या आएगा जी, आपका आएगा ब्लैडर। उसके बाद क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, माने कि ये सही है। यहाँ पे यूरेथ्रा बोला गया, ये कट गया, आंसर आपका ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान देंगे कुछ इस तरह से। बताओ, ये देखो, ये है हमारी उत्सर्जन संस्था। ये क्या है, हमारी उत्सर्जन संस्था, जिसे हम मल त्याग करने वाली भी संस्था बोलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बचपन में किसी को ऐसे लगा, क्या शायद अभी भी ऐसा शायद आपके दिमाग में अंदर ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए मैंने सिक्का खा लिया तो वो कहां से निकलेगा, आगे से निकलेगा कि पीछे से निकलेगा, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, शायद कुछ बुजुर्ग या कुछ जो अंधविश्वासु जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो शायद ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अगर मैंने सिक्का निगल लिया तो भाई साहब वो किडनी में जाके फंस जाएगा। कहां पे फंस जाएगा, किडनी में जाके फंस जाएगा। ये गलत बात है, वो किडनी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपकी छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से जो भाई साहब रेक्टम से सीधा पीछे से बाहर आ जाएगा, बराबर है। यह आपको ध्यान में रखना है। पर कभी कभी जो है, कभी कभी दिमाग में ऐसे कीड़े भी आ जाते हैं कि भाई साहब अगर मैंने सिक्का निगल लिया तो ये किडनी में जाके लटक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। किडनी एक प्रकार की हमारी फिल्टर करने वाली एक आर्गन है, माने कि ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। जी, बहुत सारे लोगों ने सिक्का निगल लिया है भाई साहब, और निकाल भी लिए। ठीक है, निगल भी लिए और निकाल भी लिए, ठीक है। ऐसा किसी के साथ अगर हो रहा है तो एक बार हाथ ऊपर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो यहां पर आप देख पा रहे हो हमारी 2 किडनियां होती है। कितनी होती है जी, 2 किडनियां होती है। तो एक किडनी दान अगर कर लोगे तो एक किडनी पे आदमी जो है पूरी जिंदगी निकाल सकता है, ठीक है। और इसी किडनी के ऊपर जो है हमारी ग्रंथियां होती है, जिनका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। इसका नाम क्या जी, इसे एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये एड्रिनल ग्रंथि हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है। और उसी तरह से ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इससे निकलने वाला एक हार्मोन जिसे हम 3F हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट, फ्लाई। माने कि एक तो घबराहट होगी, उस टाइम पे आपको लगेगा आपको लड़ना चाहिए। और जब पता चलेगा कि भाई साहब मेरे सामने बाघ खड़ा है, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली नहीं खड़ी है, उस टाइम पे जो आप दौड़ लगाओगे उसे बोला जाता है फ्लाई, बोला जाता है। भग जाओ भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो डिसीजन आप लेते हो, उस डिसीजन और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये जो सभी बातें हैं ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किए जाते हैं, जो एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये किडनी, उसके बाद ये जो आपको नली नजर आ रही है भाई साहब, ये नली आपको नजर आ रही है, बराबर, इसे हम मूत्र नलिका बोलते हैं। और इसका डायमीटर जो है लगभग 3 से 4 mm होता है। कितना होता है,
3 से 4 mm होता है और ये आकर जो है भाई साहब आपके ब्लैडर में, जिसे हम मूत्राशय बोलते हैं, उसके अंदर जमा हो जाती है और उसके बाद जो है हमारे यूरिथ्रा से वो बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, किडनी, उसके बाद मूत्र नली, उसके बाद मूत्राशय और उसके बाद जो है आपका यूरिथ्रा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे धड़ाधड़ से। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? दीप शिखा मौर्य जी बोले कि सर जी हमने आज आलू का पराठा बनाया है, खा लीजिएगा। भाई साहब भेज दोगे तो खा लेंगे ना, तो यहां से हाथ जोड़ के विनती करेंगे भाई साहब खा लीजिएगा। आया तो नहीं है मेरे पास, सर आपको मिला है क्या पार्सल से? अगर ऑफिस में आए तो मुझे जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, वैसे भी भूख लगी है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंजाइम है जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या रहेगा आपका? एमिलेज एंजाइम रहेगा। क्या रहेगा? एमिलेज एंजाइम रहेगा। और ये एमिलेज एंजाइम जो है हम कहां पर निकलता है, कोई बता सकता है क्या जी? ये एमिलेज एंजाइम हमारे शरीर में कहां पर निकलता है, मतलब कहां पे बनता है? तो सबसे पहले रहेगा आपके मुंह में बनेगा, जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं, और मुंह के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं हम सलाइवा ग्रंथि। क्या बोलते हैं? सलाइवा ग्रंथि बोलते हैं, या इसे हम लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लार ग्रंथि बोलती है, और उसमें बनता है आपका एमिलेज एंजाइम। ये क्या करता है जी? ये क्या करता है? ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, माने कि बहुशर्करा जिसे बोलते हैं, इस स्टार्च को परिवर्तित करते हैं भाई साहब सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर माने कि मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये एमिलेज एंजाइम एक और जगह पर बनता है जिसका नाम है भाई साहब आपका अग्नाशय। उसका नाम क्या है? अग्नाशय। ये अग्नाशय में भी बनता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? सभी लोग मुझे बताएंगे ये ट्रिप्सिन कहां पर बनता है और उसका काम क्या है? ट्रिप्सिन ये बनता है आपके अग्नाशय में। कहां पे बनता है? आपके अग्नाशय में बनता है। वही अगर पेप्सिन की बात करूंगा तो ये बनता है आपके पेट में। और ये दोनों भी एंजाइम क्या करते हैं जी? ये दोनों भी आपके प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। किस में तोड़ेंगे जी? ये तोड़ेंगे आपके अमीनो एसिड में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये हो गया। और कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे जो सेलुलोज नाम आया भाई साहब, ये क्या है जी? ये प्रोटीन है कि शर्करा है? चलो सभी के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे सेलुलोज जो जनरली आपके पादप कोशिका के ऊपर पाया जाता है, जो सेल वॉल बना होता है ना, हमने पढ़े हैं भाई साहब, हमने जो पढ़े हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती है उनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना है। और ये सेलुलोज क्या है? ये प्रोटीन है कि किसी प्रकार का शुगर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि ये एक प्रकार का शुगर है, एक प्रकार की शर्करा है। क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से प्रकार की शर्करा है अगर ऐसे पूछा जाता है तो ये आपकी बहुलक शर्करा है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत का कार्य है? किसका उत्पादन यकृत का कार्य है? यकृत, सिंपल सा पूछा गया है कि यकृत किसका उत्पादन करता है। चलिए क्या बात है, क्या बात है, क्या आंसर दियो भाई साहब, बहुत बढ़िया। आज मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है ना? देखो जिस तरह से आप कमेंट करते हो उस टाइम पे मुझे बड़ा ही मजा आता है पढ़ाने में, है ना? तो बताओ यकृत मान कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये क्या बनाती है जी? जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर किया है, ये आपका यूरिया बनाती है। और इसीलिए यकृत को क्या बोला जाता है? इट इज अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। मान कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो अमोनिया होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है,
इसे परिवर्तित करता है, ये किसमें, यूरिया में परिवर्तित करता है, किसमें, यूरिया में परिवर्तित करता है, और इसे इसलिए डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन बोला जाता है। याद रहेगा जी। जी देखो यहां पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, किडनी जो है, किडनी और लीवर में अक्सर कंफ्यूजन होता है। किडनी को जो बोला जाता है ये फिल्टरिंग ऑर्गन है, ये खून को छानता है, खून को छानता है, और लीवर जो होता है ये डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, माने कि हमारे रक्त में बनने वाला जो पॉइजन होता है उसे कन्वर्ट करता है लेस पॉइजन में, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। क्लियर हो गया जी, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका लीवर, जिसके अंदर यूरिया साइकिल होती है। क्या होती है, यूरिया साइकिल या यूरिया चक्र होता है, और इसी चक्र के मदद से जो है यहाँ पे अमोनिया जो होता है, उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है आपके यूरिया में, ठीक है। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। और कोई मुझे बता सकता है कि ये अमोनिया आता कहां से, क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर मान लीजिए हमारे शरीर के लिए अमोनिया अगर इतना ही घातक है तो उसको बनाना क्यों जाता है, काम कौन सा पड़ता है भाई साहब अमोनिया बनाने का, कोई बता सकता है क्या जी? चलिए देखते हैं कितने लोग जो है दिमाग लगा पाते हैं। चलिए जी मुझे बताएंगे, अगर अमोनिया हमारे शरीर के लिए इतना घातक है, उसे बनाता ही क्यों जाता है, क्या काम पड़ता है उसका? यहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी अमीनो एसिड्स को तोड़ा जाता है, अब अमीनो एसिड्स कहां पर आ गया, अमीनो एसिड, ठीक है। जब कभी भी प्रोटीन का पाचन होता है ना, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन का मतलब क्या है जी, प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है आपके अमीनो एसिड्स में, किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं आपकी आपके शरीर में, हमारे शरीर में लगभग 21 या 23 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से हम केवल 20 अमीनो एसिड इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक होते हैं, इनको बनाने के लिए इन अमीनो एसिड जो हम खाने से पाचन कर कर बनाए हैं, इनको अलग अलग भाग में तोड़ा जाता है, और जो अमीनो एसिड लगता है उसको यूज किया जाता है। फिर इस अमीनो एसिड को जो तोड़ते हैं भाई साहब, इसका जो डाइजेशन किया जाता है, उस टाइम में उसमें से अमोनिया बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलता है, और यही अमोनिया बाद में लिवर को ट्रांसफर किया जाता है, जो कि फिर उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है। क्लियर है जी, अभी समझ में आ गया कि अमोनिया कहां से आया, और ये अमोनिया कहां पर जो है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये सभी के लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं। आज का सेशन पढ़ाने में बड़ा मजा आया, आपको भी पढ़ने में मजा होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और उसी तरह से सेशन कैसे लगा वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो भी बच्चा देख रहा है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि टीचिंग परीक्षा पे ही आपको असली कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। और अभी तक आपने अगर पेड क्लास परचेस नहीं किया है तो 60% का ऑफर चल रहा है, जल्दी से परचेस कर अपनी तैयारी और टीचिंग पढ़ने का सपना जो है आप इसमें पूरा कर सकते हो, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।